तो हेलो दोस्तों, पुनः आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पूसा में। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और इसमें जो टॉपिक ब्रांच था आधुनिक भौतिकी, उसका हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में अर्थात आधुनिक भौतिकी से पूछे गए सभी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में हम 30 प्रश्न के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 के बाद 31वां प्रश्न होंगे। और 31वां प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति का क्या अर्थ है? TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियोनों के कुल द्रव्यमान से कम होते हैं। ऑप्शन बी, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियोनों के कुल द्रव्यमान से ज्यादा होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियोनों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए, द्रव्यमान क्षति जो होते हैं वह नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उनके न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान से कम होते हैं, जो हमारा ऑप्शन ए है। और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान कुल कितने ऊर्जा द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? ALP 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो 1 AMU द्रव्यमान जो कितने ऊर्जा के तुल्य होते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में 410 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी में 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होते हैं वह लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं। और हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है अप्रोक्स कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव एलिमेंट उपयोग होता है? NTPC 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है कोबाल्ट 60 का, ऑप्शन बी में यूरेनियम 235 का, सी में आयोडीन 131 का और सोडियम 24 का। तो रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम के समस्थानिक और सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जबकि अगर हम अगले ऑप्शन पहले ऑप्शन का बात करें कोबाल्ट 60 का, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग सामान्यतः कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन घेघा के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में, यूरेनियम का नाभिकीय ईंधन में, रेडियो अगर हम आयोडीन का बात करते हैं तो ये घेघा ग्वाइटर के उपचार में इसका प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मूल कारण हाइड्रोजन का किसमें बदलना है? सौर ऊर्जा का मूल कारण हाइड्रोजन का किसमें बदलना है? ऑप्शन ए का बात करते हैं क्या, हीलियम में, ऑप्शन बी कार्बन में, ऑप्शन सी ट्राइटियम में, ऑप्शन डी लिथियम में। तो सौर ऊर्जा में होते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, अर्थात सूर्य में नाभिकीय संलयन होते हैं। तो नाभिकीय संलयन होते क्या है? जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है तो वह कहलाते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप उसके अपेक्षाकृत अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो उसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक अर्थात इसमें ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, यह आपस में संयोजित होकर यह हीलियम का निर्माण करते हैं। तो हीलियम हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में। और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परम शून्य ताप अर्थात 0 केल्विन पर एक अर्धचालक प्योर सेमीकंडक्टर कैसा व्यवहार करता है? बिहार SI 2023 में पूछा गया प्रश्न है।
तो परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक जो होते हैं वो कैसा व्यवहार करता है, क्या चालक के रूप में, ऑप्शन बी अर्धचालक के रूप में, ऑप्शन सी कुचालक के रूप में, ऑप्शन डी पूर्ण कुचालक के रूप में। तो परम शून्य ताप पर कोई अर्धचालक पूर्ण कुचालक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जबकि परम शून्य ताप पर कोई चालक अति चालक हो जाते हैं। तो कोई अगर चालक होते हैं, चालक चालक परम शून्य अर्थात 0 केल्विन पर यह अति चालक हो जाते हैं, अति चालक, सुपर कंडक्टर, अति चालक हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में कह रहा है मिश्रण, ऑप्शन बी में सम्मिश्रण, ऑप्शन डी में डोपिंग और डी में सभी। तो देखिए किसी अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, डोपिंग, जो कि हमारा ऑप्शन सी है और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किस प्रकार के अशुद्धि मिलाई जाती है। टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हम बात करते हैं एन टाइप के अर्धचालक, तो ऑप्शन ए में है पंच संयोजी, ऑप्शन बी में है त्रिसंयोजी, ऑप्शन सी में है चतुर्थ संयोजी, डी में सभी। तो अगर बात करते हैं अर्धचालक का, तो ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप में सामान्यतः त्रिसंयोजी का प्रयोग किया जाता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि, जबकि एन टाइप में पंच संयोजी का प्रयोग करते हैं, पंच संयोजी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होगा एन टाइप में पंच संयोजी ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। त्रिसंयोजी हम पी टाइप में प्रयोग करते हैं, इसमें चतुर्थ संयोजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सोलर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, और ये बिहार एसएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो सोलर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस अर्धचालक का प्रयोग किया था, क्या बोरॉन का उपयोग करते हैं, क्या सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, क्या आयरन का उपयोग करते हैं, क्या इंडेनियम का उपयोग करते हैं। तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें सामान्यतः अधिकांशतः सिलिकॉन का प्रयोग किए जाते हैं, उसके अलावा जर्मेनियम का प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है। बिहार एसआई 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध अगर ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए में है क्या बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अर्धचालक में अगर टेम्परेचर को बढ़ा दे तो उसका प्रतिरोध सामान्यतः कम हो जाते हैं, और कम हो जाने के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो बढ़ जाते हैं, अर्थात वो चालक के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो तापमान जैसे ही अगर बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घट जाता है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ऑप्शन अगर देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सभी। तो हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या, समस्थानिक का मतलब होता है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या सेम हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम उसका समस्थानिक बोलते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, परमाणु संख्या सेम द्रव्यमान संख्या अलग हो, तीसरा है ट्राइटियम।
तो देखिए इसमें सामान्यतः इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दो न्यूट्रॉन है, इसमें एक न्यूट्रॉन, इसमें दो न्यूट्रॉन। तो प्रश्न पूछा गया हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो पहले वाले का नाम है प्रोटियम, पहले वाले का नाम है प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरे वाले का नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए में कह रहा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में कह रहा है हीलियम, ऑप्शन सी में कह रहा है लिथियम, और ऑप्शन डी में एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं, ये हो सकता है। तो एक से अधिक दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं सूर्य में, तो सूर्य में होते हैं नाभिकीय संलयन, जिसके कारण हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और नाभिकीय संलयन में क्या होते हैं? दो हल्के हल्के नाभिक, अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक, एक प्रोटियम होते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम होते हैं, तीसरा ट्राइटियम होते हैं। तो वहां पर ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं, और हाइड्रोजन जलते हैं, वही जल के ऊष्मा प्रदान करते हैं, और उसके अलावा फिर बनाते हैं हीलियम। तो यह इसमें हाइड्रोजन भी होंगे और हीलियम भी होंगे। इसका मतलब दोनों को प्रदर्शित करने वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा, एक से अधिक। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल का अनुभार कितना होता है? और बिहार एसआई मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो भारी जल, और भारी जल में हाइड्रोजन के जो दूसरे समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसका अणुसूत्र होते हैं D2O। तो इसका पूछ रहा है कि अनुभार कितने होंगे। तो अगर हम ड्यूटेरियम का बात करते हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो इसका मतलब 2 गुने 2, अब प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 और 4, 16 4 हो गए 20। तो इसका अनुभार जो होगा 20 AMU, या 20 ग्राम, या 20 यूनिट। तो इसके अनुभार जो होंगे वो 20 होंगे। ऑप्शन में अगर देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है 30, ऑप्शन बी में दिया है 20, ऑप्शन सी में 40, ऑप्शन डी में 50। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो कि 20 है, और इसका अनुभार जो होते हैं वह 20 AMU होते हैं। अति चालक, अगला प्रश्न 43 नंबर का बात करता है अति चालक पदार्थ का प्रतिरोध कितना होता है? तो अतिचालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होते हैं वो कितना होते हैं? एनटीपीसी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 0, ऑप्शन बी में अनंत, सी में 1000 ओम, और डी में 10 ओम। तो अतिचालक पदार्थ जो होते हैं उसका प्रतिरोध लगभग 0 होते हैं। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, वो कितना होते हैं? 0 होते हैं। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग डैश कहलाती है। और बीपीएससी ये 47वां एग्जाम जो 2005 में हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे होलोग्राफी बोलते हैं, क्या उसे सोनोग्राफी बोलते हैं, क्या उसे रेडियोग्राफी बोलते हैं, या उसे कार्डियोग्राफी बोलते हैं? तो लेजर के प्रयोग से की जाने वाले 3D इमेजिंग जो होते हैं उसे होलोग्राफी कहते हैं, उसे होलोग्राफी कहते हैं। और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प में ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग नहीं किए जाते हैं? और ये बीपीएससी 2018 और आरएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का जो ऑप्शन है ये कह रहा है ऑप्शन ए में विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी में कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑप्शन सी में पावर
ट्रांसमिशन और डी में सेंसर। तो कौन से विकल्प में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग नहीं किया जाता? तो विद्युत उत्पादन में सामान्यतः किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन में भी किया जाता है। सॉरी, विद्युत उत्पादन में नहीं किए जाते। सेंसर अर्थात तो कोई भी दरवाजा में अगर सेंसर लगे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर से वहां पर प्रकाश सिग्नल पहुंचते हैं, तो सेंसर में किया जाता है। पावर ट्रांसमिटिंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी किए जाते हैं, जबकि विद्युत उत्पादन में नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जबकि यह नहीं किया जाता मतलब विद्युत उत्पादन में नहीं करते हैं, जबकि कंप्यूटर नेटवर्किंग में करते हैं, पावर ट्रांसमिशन में करते हैं और सेंसर में करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विद्युत उत्पादन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। जर्मेनियम का प्रयोग क्या ऑप्शन ए में चालक में, क्या अर्धचालक में, क्या अतिचालक में या कुचालक में? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन किए हैं दोस्तों कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालकों में अधिकांश किए जाते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालकों में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चालक में अगर बात करते हैं तो इसमें जितने भी जो चुंबकत्व होते हैं, अर्थात ये आयरन हो गया, Ag मतलब सिल्वर हो गए, Au हो गए, सबसे अधिक जो चालकता का कार्य करता है, अधिक विद्युत के जो चालक होते हैं वो सिल्वर होते हैं। अति चालक, तो अति चालक में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे एलिमेंट का प्रयोग। कुचालक तो ऐसा है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होते हैं। अति चालक तब बनते हैं जब परम ताप पर, परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन पर जब हम ठंड करते हैं तो वो अति चालक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स किरणों का खोज किया था। एक्स किरण का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो क्या ऑप्शन ए में रोजंट है, या बेकरल है, या रदरफोर्ड है, या सी एन गॉवे, नहीं सी एफ गॉस होना चाहिए था, सी एफ गॉस, सी एफ गॉस। तो एक्स किरण का खोज करने वाला जो है वह रोजेंट है, रोजेंट है। बेकरल सामान्यतः रेडियो एक्टिव का खोज किया, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया और गॉस साहब ने तो गॉस थ्योरम दिए थे विद्युतीय फ्लक्स से संबंधित। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रोजेंट ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम की खोज कौन किया था? रेडियम का खोज करने वाला वैज्ञानिक है, और रेडियम का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन में देखते हैं, क्या मैडम क्यूरी है, क्या पियरे क्यूरी है, या ए तथा बी दोनों है, या बेकरल है? तो बेकरल ने खोज करने, बेकरल साहब खोज किए थे रेडियो एक्टिव का, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है रेडियम, और रेडियम का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी, मतलब दोनों मिलकर खोज किए थे। और इन्हीं इसी कारण से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और मैडम क्यूरी एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को प्रदर्शित करने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ए तथा बी दोनों दोनों मिलकर खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सम न्यूट्रॉनिक में किसकी संख्या समान होती है? टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। क्या उसमें ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यमान, परमाणु संख्या, ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन की संख्या, और इनमें से सभी। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिसकी परमाणु संख्या सेम भी हो सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी सेम हो सकते हैं। सॉरी, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या एक समान हो, उसे हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या सेम होते हैं? नहीं। जब द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या जब बराबर होते हैं तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। परमाणु संख्या सेम हो
तो परमाणु संख्या तो सामान्यतः सेम नहीं होते हैं, परमाणु संख्या हमेशा अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या सेम हो सकते हैं। सम न्यूट्रॉन की संख्या, तो सम न्यूट्रॉनिक में आते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। और डी में इनमें से सभी, तो इनमें सभी होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस रंग के फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ग्रुप डी और बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो दृश्य अर्थात विजुअल जो लाइट होते हैं वह 7 अवयवी रंगों से मिलकर बने होते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, उसके अलावा हरा के बाद होते हैं पीला, नारंगी और लाल। तो 7 अवयवी रंगों से मिलकर बने होते हैं। पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। तो फोटोन की सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? तो फोटोन की सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो बैगनी में होती है। तो बैगनी, और हम ऑप्शन देखें तो क्या लाल में होते हैं, बैगनी में होते हैं, हरा में होते हैं या पीला में होते हैं? तो बैगनी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था? और बिहार पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc स्क्वायर देने वाले वैज्ञानिक वो कौन है? क्या बेकेरल है, क्या आइंस्टाइन है, या न्यूटन है, या बेंजामिन फ्रैंकलिन है? तो बेकेरल सामान्यतः खोज किया था रेडियो एक्टिविटी का, अर्थात रेडियो सक्रियता का खोज करने वाला, रेडियो एक्टिव घटना। आइंस्टीन ने ही दिया था E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर देने वाला वैज्ञानिक है आइंस्टाइन। न्यूटन बहुत सारे क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे सिद्धांत नियमों का खोज, और सबसे फेमस है न्यूटन का गति नियम। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, कूलिंग लॉ ऑफ मोशन, कूलिंग लॉ दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने त्वरित के बारे में पता लगाए थे। तो हमारा राइट आंसर E बराबर mc स्क्वायर क्या हो जाएगा? आइंस्टाइन हो जाएगा, आइंस्टीन होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के दोहरी प्रकृति का सिद्धांत क्या दर्शाता है? बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश तरंग के रूप में, कण के रूप में, दोनों, कोई नहीं। तो प्रकाश डुअल नेचर को दर्शाता है, डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति। और दोहरी प्रकृति में यह दर्शाता है कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करते हैं और तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। कण के बारे में पता लगाने वाला वैज्ञानिक है न्यूटन साहब। और न्यूटन साहब को कैसे पता चला कि प्रकाश एक प्रकार के कण की भांति व्यवहार करते हैं? तो जब लाइट सीधी रेखा में गमन करती है तो यह प्रकृति कण का दिखाती है, जबकि किसी पाथ से जब टकरा के घूम जाती है तो ये तरंग प्रकृति को दिखाता है। और तरंग प्रकृति के बारे में बताए थे हाइगन साहब ने। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति, प्रकाश तरंग और कण, तो ये दोनों ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन सी में दोनों। तो यहाँ पर दोनों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इट मीन्स कण भी और तरंग भी, तरंग और कण दोनों दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायोड का उपयोग किया जाता है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है एसी को डीसी में बदलने में, एलईडी बल्ब में, एलईडी से रेडियो तरंग उत्सर्जित करने में, इनमें सभी। तो डायोड का प्रयोग सामान्यतः एसी जनरेटर में किया जाता है। एसी जनरेटर में जब हम डायोड का प्रयोग करते हैं तो डीसी करंट में बदल जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा सही है। एलईडी बल्ब में किया जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, उसमें भी डायोड का प्रयोग किया जाता है। एलईडी लाइट से, एलईडी जो लाइट होते हैं, एलईडी से हम रेडियो तरंग उत्सर्जित करने में भी करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ये तीनों ऑप्शन को दिखाने वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी सभी। तो इनमें सभी सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? और ये कई प्रश्न में पूछा गया है। और इससे संबंधित अर्थात फिजिक्स में अधिकांश प्रश्न जो
आरआरबी का एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी होते हैं, एएलपी होते हैं, एनटीपीसी होते हैं, उसमें भर भर के प्रश्न पूछा जाता है और ये सब तो अधिकांश इसमें से पूछे जाते हैं। तो फिर पूछ रहा है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? प्रति सेकेंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, प्रति घंटा 100 बार। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि धरती पर जो बिजली है औसतन प्रति सेकेंड 100 बार गिरती है। एक सेकेंड में 100 बार बिजली गिरती है इस धरती पर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे 24 घंटा में, एक दिन में बिजली कितनी बार गिरती होगी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, क्या कोयला है, क्या पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है, या सभी है? तो जीवाश्म ईंधन का हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन वे ईंधन कहलाते हैं जिसका निर्माण लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुई थी। और जब अगर बात करते हैं जीवाश्म ईंधन का, तो जीवाश्म ईंधन जब आज से लगभग कुछ साल पहले, लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी के निचले सतह अर्थात बात करते हैं 100 किलोमीटर इतने की गहराई पर, इससे ऊपर भी, मतलब हम रेंज देखते हैं तो 100 किलो से लगभग 100 किलो तो नहीं कह सकते हैं, 50, मतलब धरती के निचली सतह पर पहले घने जंगल थे। प्राकृतिक आपदा के कारण वो सब जलमग्न हो गए, धीरे धीरे उस पर बालू का लेयर, पानी का लेयर, इस प्रकार से लेयर बनते गया और तब अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण वह विघटित होकर ईंधन का निर्माण किया और उस ईंधन में जो पेड़ पौधे थे वह विघटित होकर कोयला बनाया, जबकि जीव जंतु विघटित होकर वह पेट्रोलियम बनाया और पेट्रोलियम जब विघटित हुआ, वो जीव जंतु विघटित हुआ तो वह उससे निकलने वाला गैस है वो प्राकृतिक गैस बन गया। तो कोयला भी हमारा जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो इतना ही प्रश्न था और तो पुनः हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक इस सेशन को एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए और हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रश्न के साथ, नए प्रश्न के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।